मुझे लग रहा था कि मेरी नींद मुझसे रूठ गई है। मैं लगातार 1 घंटे से सोने की कोशिश कर रही थी। अभी तक इस कोशिश में कामयाब नहीं हुई थी। मैं जल्दी से अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गई। आज का मौसम बहुत खराब था। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हवा रुकी हुई थी, जिसकी वजह से मच्छरों ने मेरा जीना हराम किया हुआ था। मैंने एक नज़र करीब ही सोए अपने भाई-बहनों पर डाली, जो घोड़े गधे बेचकर सो रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे उन्हें गर्मी से कोई फ़र्क ही न पड़ रहा हो। अपने घरवालों की यही आदत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। कैसा भी मौसम क्यों न हो, वो आसानी से सो जाते थे। मुझे पता था कि जब तक बिजली नहीं आएगी, तब तक मुझे नींद भी नहीं आएगी। मैंने पहले सोचा कि अपनी बहन को आवाज़ दिन में उसे मुझसे एक ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन मम्मी की वजह से वो कह नहीं पा रही थी। हमारा घर छोटा-सा था, घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। अगर हम बहनों-भाइयों को कोई बात करनी होती और अगर हम बहन-भाइयों को कोई राज़ की बात करनी होती, तो हमारा बात करना मुश्किल हो जाता था। हम 5 बहन-भाई थे, 3 बहनें थीं और 2 भाई थे। भाई मेरे दोनों जवान थे और अब तो एक भाभी भी आ चुकी थी। भाई और भाभी अपने कमरे में ही रहते थे, किसी को भी उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी, जबकि दूसरे कमरे में हम सब लोग रहते थे। इस दौरान अपने दिल की बात कहना हम बहनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था और अगर कभी ज़रा देर के लिए मम्मी की नज़रों से ओझल हो जाते, तो मम्मी पूरा घर सर पर उठा लेती। इसीलिए ज़ाहिर-सी बात है, मम्मी के सामने मेरी बहन अपने दिल की बात नहीं कह पा रही थी। मैंने उसे आंख से इशारा किया कि तुम छत पर चलो, मैं वहां पर आती हूँ। मैं अभी उसके साथ वहां पर जाकर खड़ी हुई ही थी कि मम्मी की कारदार आवाज सुनाई दी कि जल्दी से किचन में जाकर काम करो, शाम के वक्त तुम्हारे पापा के कुछ मेहमान आ रहे हैं। मम्मी की बात सुनकर मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और इशारे से मम्मी को कहा कि कुछ तो सोचो मम्मी, इस घर में अपने बैठने के लिए जगह नहीं है और आपने मेहमानों को भी बुला लिया है। मैंने अपनी बहन से इशारे से पूछा कि तुम्हें क्या बात करनी है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मम्मी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मेरी बहन ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और मुझे कहने लगी कि उनके होते हुए हम दोनों बात नहीं कर सकते। जिस दिन ये घर पर मौजूद नहीं होगी, उस दिन मैं तुमसे अपनी पूरी बात करूंगी। वैसे भी ये बहुत खास बात है और जिसके लिए मुझे अच्छा खासा वक्त चाहिए, ताकि मैं तुम्हें अपनी बात समझा सकूं। छाया की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे कुछ बहुत ही गलत होने का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर छाई हुई परेशानी भी मुझे बेचैन किए जा रही थी। मैंने देखा कि इसके बाद वो अपने काम में मगन हो गई थी, लेकिन उसका मन किसी और ही जगह पर उलझा हुआ था। 3 से 4 बार तो उसने रोटियां जलाई थी और फिर उसके बाद भी उसने बहुत सारी गलतियां की थी। इस सबसे साफ जाहिर हो रहा था कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बल्कि कुछ और ही सोचे जा रही है। रात के वक्त भी मैंने उससे बात करने के बारे में सोचा, लेकिन मेहमान चले आए और हमारा ध्यान उन लोगों की तरफ चला गया। मुझे मेहमानों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मौसी कह रही थी कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमें कोई गाड़ी मिलेगी। उनकी बात सुनकर साफ लग कि रहा वो था आज रात यहीं पर गुजारना चाहती हैं। मैंने हैरानगी से मम्मी के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मम्मी इन्हें कहाँ पर सुलाएंगी। या तो ये अपने साथ अपने बिस्तर पर सुलाएंगी या फिर उनकी चारपाई घर से बाहर ही बिछाई जाएगी। भाभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। जब उस औरत ने ये बात दूसरी बार कही, तो भाभी बोल पड़ी, आप फिक्र मत करें, मेरे पति आपको अपनी मोटर बाइक पर छोड़ आएंगे। उस औरत ने बुरा सा मुंह बनाया और चुप हो गई। उसे मेरी भाभी की बात पसंद नहीं आई थी। वो मेरी मम्मी को कहने लगी कि देखो तो तुम्हारी बहू कितनी बदतमीज है, कैसे साफ शब्दों में मुझे यहाँ से निकलने के लिए कह रही है। मैंने उस औरत की तरफ हैरानगी से देखा, जो अब कुछ ज्यादा ही हमारे सर पर चढ़ रही थी। अगर उस वक्त मेरी बोलने की पाबंदी ना होती, तो जरूर उसे 5 बातें ऐसी सुनाती कि दोबारा हमारे घर में वापस ना आती। मगर अफसोस, कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर होती हैं। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और चुपचाप बस तमाशा देखते रहते हैं। उस वक्त उस औरत ने बवाल मचाया और मम्मी से लड़ाई करके घर से बाहर निकल गई। मम्मी ने सर पर हाथ पीट लिया। मेरी बहन ने उन्हें आवाज दी तो उन्होंने गुस्से से मेरी बहन की तरफ देखा। उसके बाद मम्मी का लेक्चर शुरू हो गया। वो 2 घंटे तक बोलती रही और सब घर वाले खामोशी से सुनते रहे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें पलटकर जवाब दे सकते, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि मेरी मम्मी गुस्से में किसी का भी लिहाज नहीं करती। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद था जब भाभी नई नई इस घर में आई थी। तब वो मेरी मम्मी की इस आदत से वाकिफ नहीं थी। मेरी मम्मी दिल की बुरी औरत नहीं थी, लेकिन वो गुस्से की बहुत तेज थी और गुस्से में वो फिर किसी भी चीज को नहीं देखती थी। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता और वो माफी भी मांग लेती थी, लेकिन जो भी बातें वो गुस्से में कहती थी, वो बहुत ही बुरी होती थी।
अगर बाद में इंसान अकेले में बैठकर सोचे तो इंसान के दिल में नफरत के अलावा दूसरी कोई बात जन्म नहीं ले सकती थी। मम्मी ने भी भाभी को इसी तरह ही कुछ बातें कही थी। मम्मी ने भाभी को कहा था कि तुमने मेरे बेटे को अपने काबू में किया है और फिर उससे शादी की है, वरना मेरा बेटा तो बहुत ही मासूम था, उसे इन चक्करों के बारे में मालूम ही नहीं था। लेकिन तुम It's और तुम्हारी माँ 11:44 ने p.m. मेरे To hear मासूम your बेटे को अपने notifications, काबू में कर follow the लिया। notification बाद on में your मम्मी phone को to अपनी turn on गलती का notification एहसास हुआ access. तो मम्मी ने भाभी से माफी मांग ली। भाभी भी मम्मी को समझ गई थी, इसी वजह से उन्होंने भी माफ कर दिया। मगर न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि भाभी उस दिन को नहीं भूली। वो अक्सर ही मम्मी को वो दिन याद दिलाती थी और कहती थी कि आपने मेरे साथ बहुत ही बड़ी ज्यादती की है। अगर यही ज्यादती आपकी बेटी के साथ हो जाती तो आपको उसकी तकलीफ का एहसास होगा। उनकी बातें सुनकर मम्मी का दिल दहल जाता था और वो भाभी को कहती थी कि तुम इस तरह से पत्थर दिल कैसे हो सकती हो, तुम कैसे किसी की बेटी को इतनी बड़ी बद्दुआ दे सकती हो। खैर मैं मौसी के बारे में ही सोच रही थी जब अचानक ही मुझे नीचे से आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ मुझे पहली बार सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि इससे पहले भी आवाज़ में सुन चुकी और ये आवाज़ फर्नीचर के घसीटने की थी। कोई इस वक्त नीचे बेड को घसीट रहा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे लगा था कि अगर मैं लगातार इस आवाज़ को सुनती रही तो मेरा दिल डर से धड़कना भूल जाएगा। उस वक्त हज़ारों तरह की बातें थीं जो मेरे नज़रों के सामने घूम रही थीं और इन बातों की बुनियाद पर मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि ये सब कौन कर रहा है और क्या ये सब करने वाला कोई इंसान है या कोई और है। मेरी बहन ने एक बार मुझे बताया था कि हमारे नीचे वाला कमरा बहुत डरावना है। तब अपनी बहन की बातों को तो मैंने मजाक में उड़ा दिया था और उसे कहा था कि अगर वो डरावना है तो तुम उसमें रहने वाली चुड़ैल हो। और फिर उसके साथ ही मुझे बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अब मेरी भी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। काफ़ी दिनों से मैं ये सब कुछ नोट कर रही थी। आज मैंने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं नीचे जाकर देखूंगी कि वहाँ पर क्या है। अगर मैं इसी तरह से डरती रही तो शायद मैं कभी भी हकीकत से पर्दा उठा सकती। मैंने सबसे पहले अपनी बहन को उठाने के बारे में सोचा। मैं उसके पास गई। मैंने इशारे से उसे कहा कि नीचे कोई है, आओ चलकर देखते हैं कि कौन है। मेरी बात सुनकर उसने चद्दर अपने सर पर तान ली और मुझसे कहने लगी कि रात के इस वक्त मेरा दिमाग खराब मत करो और चुपचाप जाकर सो जाओ। मैंने उसे कहा कि मुझे नीचे से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उसने मेरी तरफ इस अंदाज से देखा जैसे वो मुझे पागल समझ रही हो और मुझे कहने लगी कि मैं भी लेटी हुई हूँ और मैं भी जाग रही हूँ, लेकिन मुझे एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। ये आवाज़ सिर्फ तुम्हें ही सुनाई दे रही है। अगर इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो खुद ही जाकर देख लो। इसके बाद उसने आंखें बंद कर ली और दोबारा से सोने के लिए लेट गई। मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि ये मेरे साथ नीचे नहीं जाएगी, अब खुद ही अकेले जाना पड़ेगा। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और छोटे छोटे कदम उठाने लगी। जैसे जैसे मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी वैसे ही चीज़ें घसीटने की आवाज़ें भी ऊंची होती चली जा रही थी। लेकिन जब मैं कमरे के दरवाजे के सामने जाकर रुकी तो आवाज़ आना एकदम ही बंद हो गई। ये देखकर मेरा दिल तेज़ी से धड़का। मैंने उस वक्त हाथ में पापा का एक मोबाइल उठाया हुआ था, जिसे मैंने पापा की चारपाई से ही उठाया था। उसकी लाइट जल रही थी और उसी के ज़रिए ही मैं आधी अधूरी चीज़ देख पा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हो गई और आवाज़ दी, लेकिन किसी ने भी मेरी पुकार का जवाब ना दिया। दूसरी तरफ मुझे दिल ही दिल में मुझे ये भी डर लग रहा था कि कोई और ही मेरे सवालों का जवाब देना ना शुरू कर दे, क्योंकि मुझे भूतों से शुरू से ही बहुत डर लगता था। अचानक ही मोबाइल मेरे हाथ से नीचे गिर गया। मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि मेरा पूरा शरीर उस वक्त डर से कांप रहा था। मैंने झुककर मोबाइल उठाया तो ज़मीन पर कदमों के निशान थे। वो अच्छे खासे बड़े कदम थे और कीचड़ में से लथपथ थे। यूँ लग रहा था जैसे थोड़ी ही देर पहले कोई यहाँ से गुजरा हो। मैंने कीचड़ को हाथ लगाया तो वो उस वक्त बिल्कुल ताज़ा था, यानी वो निशान अभी अभी के थे। एक पल के लिए तो मेरे दिल में आया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन दूसरे ही पल मैंने दोबारा से अपने दिल को मजबूत कर लिया। मैंने कमरे की दीवार पर लाइट मारी तो मुझे लगा कि मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगी। वो ही कदमों के निशान दीवार पर भी बने हुए थे और काफी आगे तक जा रहे थे। यूं लग रहा था जैसे कोई दीवार पर चला हो। मैंने लाइट जल्दी से नीचे की तरफ फेर दी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। अभी मेरे पास अभी भी वक्त था, मैं यहाँ से निकल जाती, मगर मैं उसका क्या करती जिसके हाथों मजबूर होकर मैंने हमेशा ही नुकसान किया था। हमेशा ही मैंने अपने आप को किसी न किसी मुसीबत में फंसाया था। मेरी जो आवाज़ गई थी वो भी इसी वजह से ही गई थी कि मैं उस दिन भी अपनी वजह से मजबूर हो गई थी। उस दिन को मैं कभी भी भूल नहीं सकती थी। आज भी मुझे यही महसूस हो रहा था कि अगर मैंने दोबारा से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो दोबारा से मेरा कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। मैं वहीं पर खड़ी थी कि अचानक कुछ आवाज़ें आने लगी। मैंने दोबारा से कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। हमारे दो कमरे ऐसे बने हुए थे कि दोनों कमरों के बीच में दरवाज़ा था।
आसानी से दोनों कमरों में आ जा सकते थे। मैं फिलहाल अपनी भाभी के कमरे में मौजूद थी। मैंने याद आने पर बिस्तर की तरफ लाइट मारी, क्योंकि मुझे बेड के घसीटने की आवाज़ सुनाई दी थी, मगर वो अपनी जगह पर ही पड़ा हुआ था। जब ज़मीन की तरफ रोशनी की तो ज़मीन पर भी किसी के निशान नहीं थे। तो फिर किसी ने क्या घसीटा था? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वहीं बिस्तर पर बैठ गई। कुछ पल के लिए मैं खामोश हो गई। मैं अब खुद को ये यकीन दिला रही थी कि हो सकता है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम हो। लेकिन अगले ही पल मेरा ये वहम भी यकीन में बदल गया, जब एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ अब हमारे कमरे से आ रही थी। मैं तेजी से उस कमरे की तरफ गई और पूरे कमरे में लाइट मारने लगी। दीवार पर जगह जगह पर कीचड़ था और इसके अलावा मेरी बहन की अलमारी खुली हुई थी और उसके सारे कपड़े नीचे गिरे हुए थे। मैं जल्दी से उसके कपड़ों के पास गई तो देखा कि उसके कपड़ों पर भी कीचड़ के कदम लगे हुए थे। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैंने खुद से ही सवाल किया। मैंने देखा कि वो कदम अब कमरे से बाहर निकल रहे थे। मैं भी उन कदमों के पीछे ही चलने लगी। मैं उस वक्त ये बात नज़रअंदाज कर चुकी थी कि ये कदम किसी मर्द के हुए और मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई तो मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं उस वक्त ये भी नज़रअंदाज कर चुकी थी कि मैं कुछ बोल नहीं सकती, जिसकी वजह से मैं मुसीबत में किसी को भी पुकार नहीं पाऊंगी और शिकारी मेरा शिकार करके चला जाएगा। फिलहाल मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कि मुझे किसी न किसी तरह से इस इंसान के बारे में जानना था। मैंने पता लगाना था कि आखिर ये इंसान कौन है और ये सारी हरकतें क्यों कर रहा है। हमारे घर में 2 कमरे बने हुए थे, लेकिन हॉल बहुत बड़ा था और इसके अलावा भी पीछे का एक हिस्सा था जहाँ पर जानवरों के 2 कमरे थे। मैंने सबसे पहले हॉल में कुछ तलाश करने के बारे में सोचा। पूरे हॉल में पागलों की तरह लाइट मार रही थी। मैं जानती थी कि सारे मोहल्ले वाले सो रहे हैं और इस वक्त मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता। अगले ही पल मैं हैरान रह गई, क्योंकि हॉल में बने वॉशरूम के अंदर भी कदमों के निशान आ जा रहे थे और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था। मैंने वॉशरूम के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो पूरा दरवाज़ा खुल गया। जब अंदर जाकर देखा तो दीवारों पर वही निशान मौजूद थे। अब जैसे मेरे शरीर से आत्मा अलग हो गई थी और पूरा जिस्म भी डर से कांप रहा था। इससे पहले कि मैं दोबारा से छत पर जाती, मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई। ये आवाज़ जानवरों के हिस्से की तरफ से आ रही थी। मैं तेजी से भागती हुई वहां पर गई तो देखा कि हमारी गाय उस वक्त जोर जोर से गर्दन दाएं बाएं हिला रही थी। वो काफ़ी बेचैन नजर आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसे थोड़ी देर पहले ही तंग किया हो। मुझे अब तो यकीन हो गया था कि यहाँ पर वाकई ही कोई मौजूद है। इससे पहले कि मैं उसके कमरे के अंदर जाती, मेरी नज़र पास में पड़े एक कपड़े पर पड़ी, जिसके ऊपर एक लाल रंग की कोई चीज़ गिरी हुई थी। मैंने उसे उठाना चाहा तो किसी ने उसके ऊपर कदम रख दिया। वो वही कदम थे जिन्हें मैं हर जगह पर देखती चली आ रही थी। अभी ये हाल था कि मैं उस शख्स के कदमों में बैठी हुई थी और वो शख्स खड़ा था। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लग रहा था कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मुझे यही डर था कि अगर ये इंसान ने मुझे जान से मार दिया तो मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। मैंने वहां से भागने की कोशिश की। उस इंसान ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचा। मेरा सर जोर से उसके सीने से जाकर लगा। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और मुझे घसीटते हुए जानवरों के कमरे की तरफ ले जाने लगा। मैं खुद को उससे छुड़वाने की कोशिशें कर रही थी, मगर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। यूं लग रहा था जैसे वो इंसान पत्थर का बना हो। उसे मेरे थप्पड़ों से भी जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने उसे बाजू पर काटने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी पकड़ में जरा भी फर्क नहीं आया था। उसने मेरे कानों में गुर्राते हुए कहा कि अभी और इसी वक्त खामोश हो जाओ और बिल्कुल सीधी हो जाओ। अगर तुमने दोबारा से खुद को छुड़वाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम सारी उम्र तक पछताती रहोगी। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। मैं इशारों के बगैर उसे अपनी बात समझा भी नहीं सकती थी और ना ही मैं कुछ बोल सकती थी। उस इंसान ने मुझे कमरे में फेंका और दरवाज़ा बंद करने के लिए चला गया। मैं भी तेजी से उसके पीछे ही भागी। मैंने दरवाजे से निकलने की कोशिश की। उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ा और जोर से कमरे के अंदर धकेल दिया। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। कमरे में सिर्फ उसके मोबाइल की रोशनी ही जल रही थी, जिसकी वजह से मुझे उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उस इंसान को मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही थी। मैं नहीं जानती थी कि ये इंसान कौन है, इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है और ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो इंसान भी अब मुझे हैरत से देखने लगा। फिर उसके लबों पर एक मुस्कुराहट छा गई। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और 3 साल पहले की बात है, तब मैं खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। मुझ में किसी भी किस्म की कोई भी कमी नहीं थी। भले ही मैं एक गरीब घराने से थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती थी। मैंने हमेशा ही जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस की वो चीज़ मुझे मिल जाती थी, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अच्छे दोस्त मिली हुई थी। एक ऐसी दोस्त जो मेरे दुख सुख की साथी थी और जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ देती थी।
खुशी हमारे मोहल्ले में कुछ ही दिनों पहले शिफ्ट हुई थी। उनका घर छोटा नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़ी हवेली थी। खुशी संजय की रिश्तेदार थी और उसके कहने पर ही वो लोग गांव आ गए थे। मुझे संजय की बीवी बहुत अच्छी लगती थी। उसका पहनावा देखकर, उसके बोलने का अंदाज देखकर मेरा भी दिल करता था कि मैं भी उसके जैसी अमीर हो जाऊं और उसके जैसे ही कीमती कपड़े पहनूं। मगर मुझे ये पता था कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक मामूली से घराने से ताल्लुक रखती हूँ और मेरे घर में कभी भी एक अमीर लड़के का रिश्ता नहीं आ सकता है। जब मैंने एक बार खुशी से इस बात का जिक्र किया तो खुशी मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि तुम मेरे होते हुए इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए किसी शहजादे का रिश्ता लाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादी उस लड़के से होगी जो सारी उम्र तुम्हें खुश रखेगा और इसके साथ साथ तुम्हें इतनी दौलत देगा कि तुम्हारा दिल भर जाएगा। खुशी की बात सुनकर मैंने खुशी से उसे गले लगा लिया और उसे कहा कि तुम बहुत ही अच्छी दोस्त हो, भगवान तुम्हारे जैसी दोस्त सब लोगों को भी दे। वो भी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त का फर्ज निभा रही हूँ। तुम इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत किया करो। घर आकर जब मैंने अपनी बहन को इस बारे में बताया तो मेरी बहन हैरान हो गई और फिर वो मुंह बनाते हुए कहने लगी, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी दोस्त तुम्हें किसी बड़े जाल में फंसाने वाली है। मैंने उसे कहा कि अगर इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम वो बात ही अच्छी कर लिया करे। वो हैरानी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं सही बात कह रही हूँ। यूँ बगैर किसी वजह के कोई इंसान किसी की इतनी ज्यादा मदद नहीं करता। वो ना सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद करती है, बल्कि इसके साथ साथ वो तुम्हें कीमती तोहफे भी देती है, कीमती कपड़े भी देती है। तुम खुद सोचो कि इसके पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं। मुझे लग रहा है कि वो जरूर किसी गलत काम में है। बहन की बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ये मेरी खुशी में खुश होने के बजाय मुझे डरा रही थी। मैंने उसे कहा कि अगर तुम सारी जिंदगी इसी तरह ही सोचती रहोगी तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगी और ना ही कभी इतने अच्छे दोस्त बना पाओगी। मेरे दोस्त इसलिए इतने अच्छे होते हैं क्योंकि मैं उनके साथ होती हूँ। तुम्हारी तरह अगर मैं उन लोगों पर शक करना शुरू कर दूं तो कोई भी मेरे साथ रहना पसंद नहीं करेगा। ये सब ही मुझे तुम्हारी तरह अकेला छोड़कर चले जाएंगे। मैं बस बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें ये सब समझा रही हूँ। हमेशा एक बात याद रखना कि लड़की के पास इज्जत ही होती है, इज्जत के अलावा लड़की के पास दूसरी कोई भी कीमती चीज नहीं है। अगर इज्जत चली जाए तो फिर लड़की के पास कुछ भी नहीं बचता, उसके सारे डर भी खत्म हो जाते हैं। क्या तुमने नहीं सुना है कि जब लड़कियों में शर्म नहीं रहती तो वो दिल में जो आए वही करती फिरती हैं। ये उन्हीं लड़कियों की बात की जा रही है जिनके पास इज्जत नहीं बचती। मैंने न चाहते हुए भी अपनी बहन की बातें सुनी और फिर उसके करीब से उठकर चली गई। जब मम्मी को इस बारे में पता चला तो मम्मी भी काफी परेशान नजर आ रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कहने लगी, देखो तुम्हारी उसके साथ दोस्ती से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तुम उससे इतनी कीमती कीमती तोहफे लेती हो, मुझे इन सब से प्रॉब्लम है। आज के बाद मैं ये ना सुनूं कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें कोई चीज तोहफे में मिली है। मैंने कुछ कहना चाहा तो मम्मी ने मुझे डांटा और कहने लगी कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हें मुझसे ड्रामा लगाने की या झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें कीमती चीजों का बहुत लालच है। वो तुम्हें देती होगी और तुम सिर्फ एक बार इनकार करके छोड़ देती होगी। अगली बार तुम्हें वो चीज भी उसके घर में ही छोड़कर वापस आना है। अगर तुमने दोबारा उससे कुछ भी लिया तो मैं तुम्हें घर के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगी। मम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब मम्मी को मेरे आंसुओं की भी परवाह नहीं थी। काफी दिनों से मैं अपने दोस्त के घर नहीं जा रही थी और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मम्मी और मेरी बहन ने मुझे इतना ज़्यादा बिजी कर दिया था कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। पहले मैं घर के थोड़े बहुत काम कर लिया करती थी, लेकिन अब मम्मी और बहन ने सारे काम ही मेरे सर पर डाल दिए थे। इसके अलावा सिलाई भी मम्मी मुझसे ही करवाती थी। मैं रात के वक्त रोने जैसी हो जाती और मम्मी को कहती कि मुझ पर थोड़ा सा रहम खा लिया करो, लेकिन मम्मी मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हैं और कहती कि ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तुम खुद ही तो मुझसे कहती थी कि तुम फालतू बैठी हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता, इसी वजह से ही मोहल्ले में घूमने के लिए निकल जाती हो। देखो अब हमने तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ही दूर कर दिया है और तुम्हें बिजी कर दिया है। तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन तुम हमें नखरे दिखा रही हो। मम्मी की बातें सुनकर मैं अपने बाल पागलों की तरह नोचने लगी। मैं उस वक्त को पछता रही थी जिस वक्त मैंने अपनी मम्मी से ये बात की थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मम्मी मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म करेंगी। शाम का वक्त था, मैं रसोई में थी जब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी दोस्त मेरे घर पर आई। वो सबसे पहले मेरे पास आई और परेशानी से कहने लगी, यार तुम कहाँ पर होती हो? यूँ लगता है तुम मुझे बिल्कुल ही भूल गई हो। खुशी की बात सुनकर मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई
और सोचने लगी कि खुशी भी क्या सोचती होगी कि जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो फ़ौरन उसके पास भाग जाती हूँ, और अब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसे मुँह भी नहीं लगा रही हूँ। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो घर के बस कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। फिर मैंने उसे अपने ऊपर बीतने वाली दास्तान सुना दी। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने उसे कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वक़्त निकाला करूँगी। वो मेरे पास ही बैठ गई और मुझसे कहने लगी कि इस वक़्त मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फँसी हुई हूँ। मुझे बस किसी तरह से उस मुश्किल से निकालना है, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो उम्मीद भरी नज़रों से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। मैंने उसे कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। अगर पैसों की बात कर रही हो तो इस बारे में तुमसे मैं पहले ही कह देती हूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैंने अपना सबसे बड़ा डर उसके सामने रख दिया। मेरी बात सुनकर उसने बुरा सा मुँह बनाया और कहने लगी, नहीं यार, मुझे पहले कभी पैसों की प्रॉब्लम हुई है जो अब होगी। पैसों की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर तो मेरी ज़िंदगी की बात हो रही है। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो शायद मेरी ज़िंदगी भी चली जाए। अब तो मुझे उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही थी। मैंने उसे कहा, तुम मुझे बताओ तो सही, जब तक तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं, तब तक मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वहाँ पर मेरी बहन चली आई। उसने हम दोनों को बातें करते देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैं अपने दोस्त का हाथ पकड़कर जल्दी से वहाँ से उठी और अपनी बहन को कहा कि ये सब्जी देख लेना, मैं थोड़ी ही देर बाद वापस आ जाऊंगी। वो मम्मी को ऊंची आवाज़ में पुकारने लगी। मैंने उसकी चीखों को उस वक्त नज़रअंदाज किया, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि मैं खुशी की मुश्किल को दूर करूं। खुशी ने मुझे बताया कि उसे शहर जाना है और वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती है। डर के मारे मेरा दिल धड़कने लगा। मैं आज से पहले कभी भी शहर नहीं गई थी। मैंने उसे कहा कि मैं कैसे तुम्हारे साथ वहाँ पर जा सकती हूँ। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बिल्कुल आसानी से तुम मेरे साथ जा सकती हो। अगर तुम अपनी मम्मी की वजह से टेंशन में हो तो पहले ही मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारी मम्मी से इजाज़त मैं तुम्हें लेकर दूंगी। मैंने खुशी के सामने हाथ जोड़े और उसे कहा कि मेरी मम्मी के सामने इस तरह की बात मत करना, वरना वो हम दोनों का मिलना भी बंद कर देंगी। तुम्हें नहीं पता कि मेरी मम्मी तुमसे कितनी खार खाती हैं। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं तुम मुझे तोहफे देती हो। उसने कहा कि मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम्हारी मम्मी से मैं बात नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारी मौसी बात करेगी। दरअसल मेरी मौसी भी हमारे गांव में ही रहती थी। उसने मुझे बताया कि मेरी मौसी को उसने थोड़े से पैसे दिए थे। अब मेरी मौसी मेरी मम्मी को जाकर बताएगी कि वो मुझे अपने साथ शहर हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती है, जबकि असल में मैं खुशी के साथ शहर चली जाऊंगी। मैंने उसे कहा कि मौसी ने बाद में मम्मी के सामने पोल खोल दिया तो खुशी खुलकर मुस्कुराई। उसने मुझसे कहा कि तुम नहीं जानती कि पैसों में कितनी ताकत होती है। अगर इसके बावजूद भी उसने कुछ कह दिया तो तुम साफ मुकर जाना। मुझे अपनी वो मौसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अजीबो-गरीब किस्म की बातें करती थी और बहुत ही अजीब नज़रों से हम बहनों की तरफ देखती थी। मम्मी भी अपनी बहन से बहुत कम ही मिलने जाया करती मम्मी थी। का ये मानना था कि उनकी बहन जादू करती है और वो जिसको भी खुश देखती है उस पर जादू कर देती है। इसी वजह से मम्मी को उससे बहुत डर लगता था। अगले ही दिन मेरी मौसी मेरे घर आई। वो आंखों में चमक लिए मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वो मम्मी से मिली और कहने लगी, मुझ पर एक एहसान कर दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। जरा अपनी छोटी बेटी को मेरे साथ शहर भेज दो। मैंने कुछ दवाइयाँ लेनी हैं। उन्होंने ये कहकर दोबारा से मेरी तरफ देखा। मम्मी ने उन्हें कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। इसका बाप कभी भी इसे शहर जाने की इजाज़त नहीं देगा। तुम इसके बाप को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना। फिर वो मम्मी से बातें करने लगी। थोड़ी ही देर बाद मम्मी को मनाने में राज़ी हो गई थी। मम्मी ने मुझे उनके साथ जाने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन इसके साथ-साथ वो मुझे याद दिला रही थी कि तुम्हें अपनी मौसी से कुछ भी लेकर खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुछ मीठा खाने के लिए दे तो तुम साफ इनकार कर देना। मैंने मम्मी को तसल्ली दी और कहा कि आप फिक्र मत करें, मैं आपकी ही बात मानूंगी। यूं मैं मौसी के घर चली गई। वहां पर खुशी पहले से ही मौजूद थी। घर के बाहर ही खुशी की गाड़ी खड़ी थी। उसने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। उसकी गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त थी। इस तरह की गाड़ियों में मुझे बैठने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था। मैंने जब उसके सामने दोबारा से अपने शौक के बारे में कहा तो उसने मुझसे कहा कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी एक अमीर इंसान से होगी। मुझे यकीन है कि उसके पास इन जैसी न जाने कितनी गाड़ियां होंगी, तब तुम अपने सारे शौक पूरे कर लेना। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से अपना सर हिलाने लगी। फिर मैंने उससे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। दरअसल हम मेरे बॉयफ्रेंड के घर जा रहे हैं। खुशी ने बहुत ही आराम से ये बात कही थी।
यूं लग रहा था जैसे वो कह रही हो कि मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ। मैंने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ कैसे वहां पर जा सकती हूँ? अब की खुशी के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था और वो मुझे कहने लगी, तुमने मुझे वफादारी का सबूत देना है और ये सबूत देने के लिए तुम्हें मेरे साथ वहां पर चलना ही होगा। फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा। बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठना है। मैं पूरा काम करके तुम्हारे पास चली आऊंगी। फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे और इसके साथ साथ तुम अपने लिए वहां पर कोई लड़का भी पसंद कर लेना। हो सकता है कि फिर तुम्हारी उसके साथ शादी की बात भी चल पड़े। मैंने खुशी से पूछा कि वहां पर कितने लड़के होंगे? वो हंसने लगी और कहने लगी कि तकरीबन 3-4 लड़के तो होंगे ही। एक तो उनका भाई होगा और दूसरा उसका कजन और तीसरा वो खुद। वो बहुत ही बेशर्मी से ये सारी बातें कह रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस वक्त मैंने सादा से कपड़े पहने हुए थे, मगर इसके बावजूद मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी। मेरे चेहरे पर छाई हुई मासूमियत मुझे सबसे खूबसूरत बनाती थी और इस बारे में मुझे अच्छी तरह से पता था। जब मैं खुशी के साथ वहां पर गई तो उस लड़के ने खुशी की तरफ देखे बगैर ही उसे हाय कहा। उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही जमी हुई थी। मुझे उसकी नज़रों से बहुत डर लग रहा था। मैंने एक नज़र खुशी की तरफ देखा जो गुस्से से मेरी ही तरफ देख रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हें अपने साथ लाकर मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैं उसे अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी और उसे कहना चाहती थी कि इन सब में मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मगर वो मेरी कोई भी बात मानने के लिए और सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार उस लड़के को कमरे में जाने का कह रही थी, लेकिन वो लड़का बार बार उसे टाल रहा था और मुझसे बातों में मगन था। तकरीबन 1 घंटे तक मैं वहां पर बैठी रही और 1 घंटे तक वो मुझसे बातें करता रहा। खुशी बार बार बात को बदल रही थी। फिर उसने गुस्से से प्रवीण से पूछा, अगर तुम्हें याद हो तो तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था, ना कि इस आम सी लड़की को। खुशी ने मेरी तरफ नफरत से देखते हुए कहा। मुझे उस वक्त बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर प्रवीण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुशी की बातों में कोई फर्क ही न पड़ता हो। प्रवीण मुझसे कहने लगा कि मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा और फिर उसके साथ ही उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे ड्राइवर के साथ अपने गांव चली जाओ, ये तुम्हें छोड़ देगा। ये मेरे साथ आई थी और ये मेरे साथ ही जाएगी, खुशी ने गुस्से से कहा। प्रवीण ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे कहा कि तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। खुशी एकदम ही खामोश हो गई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं प्रवीण के ड्राइवर के साथ गांव चली गई, लेकिन मैंने उसे रास्ते में ही रुकने का कहा था और फिर वहां से चलती हुई अपने घर चल दी थी। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसती चली जा रही थी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई। शाम को जब खुशी मेरे घर आई तब मैं छत पर ही मौजूद थी। खुशी की आंखें रोने की वजह से लाल थी। उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया है। दरअसल प्रवीण ने मुझ में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी और वो बहुत जल्द ही मेरे घर में रिश्ता लाने वाला था। गुस्से से खुशी ने मुझे छत से धक्का दे दिया। मैं ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। बाद में मुझे पता चला कि मेरी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। खुशी मुझसे अस्पताल में मिलने के लिए आई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे यकीन है कि प्रवीण कभी भी तुम जैसी गूंगी लड़की से शादी नहीं करेगा। उसे शादी करने के लिए मुझ जैसी लड़की ही चाहिए होगी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, उसी वक्त प्रवीण मेरे कमरे में आया। प्रवीण ने मुझसे कहा था कि मैं खुशी पर केस करूंगा, मगर मैं इस सब से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी को प्रवीण और खुशी के बारे में पता चला। मुझे अपनी इज्जत को खो जाने का डर था। इसी वजह से मैंने उनकी बातें नहीं सुनी और उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। प्रवीण ने मुझे कहा कि मैं दोबारा लौटकर तुम्हारे पास आऊँगा और ये मेरा तुमसे वादा है। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मेरा इलाज हो सकता है, मेरी आवाज़ दोबारा से वापस आ सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मेरी मम्मी ने मेरा इलाज नहीं करवाया। 3 सालों से मैं यही तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे मोबाइल पर मैसेज आ रहे थे कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार करता रहता हूँ, मगर इन मैसेजेस को मैं बार बार नज़रअंदाज कर रही थी। अभी जब प्रवीण को मैंने अपने सामने खड़ा देखा तो मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। उसने मुझे कहा कि फिर तुम्हें कैसी लगी मेरी एंट्री? मैंने गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उसे इशारे से कहा कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुम आराम से भी मेरी ज़िंदगी में लौटकर आ सकते थे। उसने मुझसे कहा कि मेरे सामने ये इशारे ना करो, मुझे ये इशारे बिल्कुल भी समझ नहीं आते। प्रवीण ने मुझे बताया कि वो उस वक्त अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चला गया था। अब वो अपनी डिग्री हासिल कर चुका है और एक अच्छी नौकरी करता है। अगर वो अपने माँ बाप के खिलाफ जाएगा तभी वो मुझे पाल सकता है।
इसी वजह से वो दोबारा से लौट कर आया है। प्रवीण कुछ ही दिनों के बाद मेरे घर में रिश्ता लेकर भी आ गया। उसने अपना कहा पूरा किया। मेरी उसके साथ शादी हो गई। प्रवीण ने मुझसे वादा किया हुआ था कि वो मेरा इलाज करवाएगा। 3 महीनों तक मेरा इलाज होता रहा। जब मैं दोबारा से बोलने के काबिल हुई तो मैं खुशी से रो पड़ी। मैं प्रवीण की बहुत ही ज्यादा एहसानमंद थी जिसने अपना वादा पूरा किया। मैंने खुशी के बारे में उससे पूछा तो वो कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है कि खुशी का क्या अंजाम हुआ होगा। अरे खुशी जैसी लड़कियों के साथ एंड में यही होता है कि कोई उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ देता है और खुशी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब वो पागल खाने में पड़ी हुई है। प्रवीण मुझे कहने लगा कि अब तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो इंसान दूसरों की तकलीफ पहुंचाता है वो हमेशा ही तकलीफ से गुजरता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।